तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। क्लास को सभी को बता दीजिए कि समय हो गया है और आज की क्लास शुरू हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय हम यहाँ पर वेस्ट ना करते हुए आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। कल हमने प्रश्न नंबर 240 तक चर्चा कर ली थी। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो हमने आपको बताया था कि विष्णुकांत शास्त्री जी रिपोर्ताज विधा के लेखक हैं। ये हमने कल आपको बताया था और हमने ये भी बताया था कि ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और इन्होंने जो रिपोर्ताज रचना लिखी है वो है बांग्लादेश के संदर्भ में। तो विष्णुकांत शास्त्री हमारे कल का प्रश्न था, उसका आंसर था विष्णुकांत शास्त्री। 240 का रिपोर्ताज लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री जी। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा? तो सिंहावलोकन रचना किसकी है? आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 241 के लिए। आंसर करिए, सिंहावलोकन रचना किसकी है? सिंहावलोकन रचना किसकी है? और सिंहावलोकन के साथ साथ आपको झूठा सच भी याद रखना है। झूठा सच, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? सिंहावलोकन और झूठा सच, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? आंसर करके बताएंगे। 241 के लिए सही आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो सिंहावलोकन जो है वह यशपाल जी की रचना है। सिंहावलोकन और झूठा सच, ये दोनों ही रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यशपाल जी की और पेपर में कई बार फंस चुकी हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। सिंहावलोकन और झूठा सच किसकी रचनाएं हैं? यशपाल जी की रचनाएं हैं सिंहावलोकन और झूठा सच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताल सप्तक के संपादक कौन है? आंसर करिए। अब जब ताल सप्तक की बात हो रही है तो ताल सप्तक के बारे में हमें सारी जानकारी होना चाहिए। बताइए जरा, ताल सप्तक के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध अज्ञे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ताल सप्तक के अगर संपादक की हम बात करें तो बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल भैया, अज्ञेय हो जाएंगे। ताल सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी, विकल्प सी हमारा सही होगा। ताल सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। अब ताल सप्तकों की बात हो रही है तो सिर्फ एक ताल सप्तक नहीं हुआ है, 4 ताल सप्तकों का प्रकाशन हुआ है और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास, बिल्कुल सुरक्षित कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर सभी लोग रख लीजिए। ये आपके सामने सारी जानकारी रही ताल सप्तकों के बारे में, उनके संपादकों के बारे में, वर्ष के बारे में, सारी की सारी जानकारी। और आप देखिए, ध्यान आपको क्या रखना है कि चाहे प्रथम ताल सप्तक हो, चाहे द्वितीय ताल सप्तक हो, चाहे तृतीय ताल सप्तक हो, इन तीनों ताल सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया है। तीनों ही ताल सप्तक के प्रकाशक संपादक अज्ञेय जी रहे हैं, बस फर्क इनकी तिथि में है। तो सबसे पहले अगर हम प्रथम ताल सप्तक की बात करें तो जो प्रथम ताल सप्तक है वह 1943 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था, अज्ञेय जी ने किया है। अगर हम द्वितीय ताल सप्तक की बात करें तो 8 वर्ष के बाद 1951 में द्वितीय ताल सप्तक का संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ और ये भी अज्ञेय जी ने ही किया है। और तृतीय ताल सप्तक की बात करें तो 8 वर्ष के बाद 1959 ईस्वी में, यानी कि आप देखिए 1943 के बाद 8 वर्ष और 1951 के बाद फिर से 8 वर्ष, यानी कि जो शुरुआत के 3 ताल सप्तक प्रकाशित हुए उन तीनों में 8-8 वर्षों का गैप था। तो प्रथम 1943 में अज्ञेय जी ने संपादन किया है, द्वितीय 1951 में फिर से अज्ञेय जी ने, और तृतीय भी 1959 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित हुआ है। और तीनों के लिए हमने एक जैसा सिंबल रखा है ताकि आपको याद रहे कि तीनों के संपादक, तीनों में एक कॉमन चीज क्या थी? अज्ञेय जी तीनों के संपादक रहे, इसलिए हमने तीनों का सिंबल एक जैसा रखा है आपको, ताकि जो आप नोट्स बनाए पीडीएफ तो उसमें भी आप कुछ ऐसा क्लू रखें ताकि आपको तीनों संपादक, तीनों ताल सप्तक एक साथ याद बने रहें। और चिन्ह इसीलिए हमने उन तीनों का एक जैसा रखा है। चौथे ताल सप्तक को हमने अलग चिन्ह देते हुए, चौथे ताल सप्तक का प्रकाशन वर्ष 20 वर्ष के बाद 1959 के बाद पूरे 20 वर्ष का समय लगा चौथे ताल सप्तक के प्रकाशन में। और ये किया है नामवर सिंह ने। किसने किया है? चौथा ताल सप्तक किससे संबंधित है? नामवर सिंह जी से संबंधित है। ताल सप्तक का मतलब क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्तक का मतलब होता है 7, सप्तक का मतलब होता है 7। यह एक ऐसी प्रकाशन पत्रिका कह दें या पुस्तक थी जिसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। किसकी? 7 कवियों की। कोई भी उस समय के विख्यात 7 कवि जो चर्चित रहते हों या उनकी कोई रचनाएं ऐसी जो चर्चित रहती हैं, उनकी 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं ताल सप्तक में। सप्तक का मतलब ही है 7। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अज्ञेय जी ने इसकी शुरुआत की। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताल सप्तक के संपादक कौन है। यहाँ देखिए, ना तो विद्यानिवास मिश्र रहे, न मुक्तिबोध, न हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय जी रहे हैं। और अज्ञेय जी का ही नाम ताल सप्तक में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है, बताइए। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो हमने आपको बहुत सारी रचनाएं एक कहानी के रूप में बताई थी। नदी के द्वीप से लेकर हमने शेखर एक जीवनी कोठरी की बात तक सारी रचना, जिन्होंने भी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, अज्ञेय जी की रचना उनको एक कहानी के रूप पर तैयार होंगी। सारी रचनाएं हमने एक क्रम से आपको लिखने को कही थी। हमने आपको बताया था कि जो क्रम आपको बता रहे हैं बिल्कुल उसी क्रम में आप रचनाएं लिखिए, एक आपको कहानी पूरी तैयार हो जाएगी और आप आराम से अज्ञेय जी की सारी रचनाएं, कौन कौन सी, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, महावृक्ष के नीचे, अपने अपने अजनबी, जितने लोगों ने कहानी सुनी होगी उनकी कहानी माइंड में चलती जाएगी। हम रचनाएं बोल रहे हैं, आप लोगों को माइंड में कहानी तैयार होगी। नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, महावृक्ष के नीचे, अपने अपने अजनबी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरे यायावर रहेगा याद क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी। तो ये चीज, ये रचनाएं आपको याद होंगी, कहानी भी इनसे संबंधित आपको याद होगी, और ये सभी रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। तो अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है, बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, आंसर करिए। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। तो बाल मुकुंद गुप्त होंगे, पद्म सिंह शर्मा होंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी होंगे, या फिर श्री राम शर्मा होंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि संस्मरण लेखन में 3 नाम हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ये चारों, वैसे तो बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, चारों ही संस्मरण लेखक रहे हैं। महादेवी वर्मा भी संस्मरण लेखिका रही हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। तो जो प्रारंभ की प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी बुक्स वगैरह में शायद से जो भी आपकी यूपी बोर्ड की जो बुक रही है उसमें गलत या तो प्रिंट हो गया है या गलत दिया हुआ है। वहां पर आपको आंसर श्री राम शर्मा देखने को मिलता है, बिल्कुल कतई नहीं है भैया, श्री राम शर्मा हमारा आंसर नहीं है। हमारे आंसर या तो बाल मुकुंद गुप्त हो सकते हैं या फिर पद्म सिंह शर्मा हो सकते हैं। लेकिन क्या बात है, बात मुख्यतः ये है कि जब बाल मुकुंद गुप्त ने वो रचना की थी, जो उन्होंने रचनाएं लिखी उस समय संस्मरण विधा का प्रचलन नहीं हुआ था। संस्मरण विधा का प्रचलन पद्म सिंह शर्मा की रचना है पद्म पुराण, याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा की रचना है पद्म पुराण से ये पहली संस्मरण रचना मानी जाती है। पद्म पुराण पहली संस्मरण रचना मानी जाती है, ये चीज याद रखिएगा। तो चूंकि पद्म पुराण को, ध्यान रखिएगा, रचना नोट कर लीजिए, पद्म पुराण, इस रचना को पहली संस्मरण रचना माना जाता है, इसलिए संस्मरण लेखन का प्रारंभ माना जाता है पद्म सिंह शर्मा जी से हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, नोट कर लेनी है। अभी तक जितने लोग अगर गलत भी समझ रहे थे और गलत अगर आंसर कर भी रहे थे श्री राम शर्मा, तो ध्यान रखिएगा श्री राम शर्मा आंसर नहीं होगा, आपका आंसर पद्म सिंह शर्मा होगा। क्योंकि श्री राम शर्मा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो बाल मुकुंद गुप्त हो सकता था या पद्म सिंह शर्मा हो सकता था। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त जी की जो रचना है वहां से ना मानकर शुरुआत जो हुई, जो नामकरण या हम कह सकते हैं संस्मरण लेखन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो जब प्रारंभ हुआ उस समय रचनाओं के अंतर्गत पद्म सिंह शर्मा का नाम देखने को मिलता है। इनकी पद्म पुराण को पहली संस्मरण रचना माना जाता है। जब इन्होंने ही पहली संस्मरण रचना लिखी तो इनके द्वारा ही संस्मरण लेखन का प्रारंभ भी माना जाता है पद्म सिंह शर्मा जी। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लीजिएगा, इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा। क्योंकि स्टार इसलिए कि फंसने के चांस बहुत कम है। वैसे तो ये प्रश्न नहीं फंसेगा, मैं अभी बोल देता हूं कि ये प्रश्न आपका बोर्ड पेपर में नहीं फंसेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं फंसाएंगे जो बच्चों को कंफ्यूज करता हो या खुद बोर्ड भी उसको लेकर कंफ्यूज हो। ज्यादातर लोगों में इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन रहता है। और साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विवाद चलते ही रहते हैं। हिंदी साहित्य हो गया, इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इतिहास कभी भी सिर्फ वही चीज पक्की है जिसका लिखित साक्ष्य है।
और जिस चीज का लिखित साक्ष्य नहीं है या फिर उसको अपने सेंस के आधार पर मानते हैं, तो हम कुछ कहेंगे, कोई बच्चा कुछ कहेगा, कोई दूसरा टीचर कुछ कहेगा, तो ऐसे में क्या होता है, विवाद हो जाता है। और विवाद की दृष्टि में कभी भी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बहुत कम ही चांस है कि पूछेगा जिसमें प्रश्न में विवाद हो। तो एक प्रश्न आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला प्रश्न आपका विवादित प्रकार का है, क्योंकि कोई श्री राम शर्मा आंसर मानता है, कोई बाल मुकुंद गुप्त, कोई पद्म सिंह शर्मा। लेकिन जो गूगल वगैरह में और ज्यादातर, अगर हम कहें 70% जो साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, वो मानते हैं कि पद्म पुराण को हिंदी की प्रथम संस्मरण रचना माना जाता है, और पद्म पुराण की रचना की है पद्म सिंह शर्मा ने, इसलिए पद्म सिंह शर्मा से संस्मरण लेखन का प्रारंभ माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को उम्मीद है, आप लोग बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 12th कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि सर क्या समझाना चाहते हैं। आपको याद में रखना है, माइंड में रखना है ये चीज, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ये प्रश्न आपका फंसेगा। बट फिर भी हमारे नॉलेज की चीज है, इसलिए इस पर स्टार इसलिए लगा लीजिएगा क्योंकि आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन बना रहे, इसलिए पेपर देने से पहले इस पर एक नजर आप जरूर डालकर जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है? तो देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है कि छायावाद उत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है, यानी कि 3 आपके छायावाद उत्तर काल के होंगे, कोई एक होगा जो छायावाद उत्तर काल के नहीं होंगे। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पर हम देखें, छायावाद उत्तर काल में हमें किन का नाम देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी देखते हैं, हम यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी देखते हैं, और हम यहाँ पर रामविलास शर्मा का नाम भी देखते हैं। ये तीनों ही छायावाद उत्तर युग से संबंधित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से छायावाद में भी रहे हैं, और ये छायावाद उत्तर युग से भी संबंधित रहे हैं। तो 3 विकल्प आपके ये छायावाद उत्तर काल के समालोचक हैं, लेकिन जो छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम। 245 का विकल्प सी बाबू गुलाब राय ये छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं हैं, और शेष तीनों आपके छायावाद उत्तर काल के समालोचक हैं। अब हम बाबू गुलाब राय जी की अगर रचनाओं की बात करें, तो बाबू गुलाब राय जी की रचनाएं कौन कौन सी आपको याद रखनी है। इनकी रचनाएं ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, ये दोनों ही रचनाएं बहुत प्रमुख हैं। बाबू गुलाब राय जी की नोट कर लीजिए रचनाएं, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाबू गुलाब राय जी की। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्यालोचन गद्य की विधा क्या है, बताइए। साहित्यालोचन गद्य की विधा क्या है? साहित्यालोचन, तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि क्या हमें ये पता है कि साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है। अगर हमें ये पता है कि साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है, तो हम सेंस लगा सकते हैं कि ये किस विधा की रचना होगी। इसके नाम में ही इसकी विधा छुपी हुई है। तो आप देखिए, अगर इसको पढ़ेंगे साहित्य आलोचन, ये आलोचन शब्द पीछे जुड़कर आ रहा है साहित्य के साथ, और जब आलोचन शब्द पीछे जुड़कर आ रहा है तो चांसेस हैं कि ये आलोचना विधा की रचना होगी, और बिल्कुल ये आलोचना विधा की ही रचना है। साहित्य आलोचन गद्य की आलोचना विधा से संबंधित है, और इसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। नोट कर लीजिएगा, साहित्य आलोचन के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी इसके रचनाकार हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी साहित्यालोचन के रचनाकार हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 246 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन गद्य की विधा जिसकी है आलोचना, इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, बताइए। मेरे पिताजी नाम से संस्मरण रचना है, उसके लेखक कौन है? आंसर करेंगे, मेरे पिताजी संस्मरण रचना के लेखक कौन है? आंसर करिए, मेरे पिताजी संस्मरण रचना के लेखक कौन है? विकल्प हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, हरिशंकर परसाई जी, मोहन राकेश, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसर करिए, मेरे पिताजी संस्मरण नाम से रचना हुई है, इसके लेखक पूछे गए हैं। तो अगर हम मेरे पिताजी नाम की रचना की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है ये संस्मरण रचना है, और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। मेरे पिताजी संस्मरण रचना के लेखक कौन हैं? तो मेरे पिताजी संस्मरण रचना के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। प्रश्न नंबर 247 का विकल्प ए आंसर सही हो जाएगा। यह एक संस्मरण विधा की रचना है, और अभी हम संस्मरण विधाओं की ही बात करते हुए चल रहे हैं। हमने आपको बताया कि संस्मरण विधा की प्रथम रचना है पद्म पुराण, इसकी रचना की है पद्म पराग, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, जिन्होंने भी पद्म पुराण लिखा हो, पद्म पराग है, ठीक है ना।
इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। ध्यान रखिएगा, पद्म सिंह की रचना पद्म पराग है, पद्म पुराण नहीं है, पद्म पराग के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा जी, ठीक है। पद्म पुराण नहीं है, पद्म पराग है। संस्मरण लेखन का प्रारंभ पद्म पराग से माना जाता है। देखिए दोबारा रिपीट हुआ तो थोड़ा सा जो गलती कर रहे थे वो ध्यान दे ली, ठीक है। तो पद्म पराग है, इससे हम संस्मरण की से हम प्रथम रचना कहते हैं, और इसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है। तो पद्म पुराण को सही करके पद्म पराग कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कि आप लोगों ने इस चीज को सही कर लिया कि नहीं कर लिया। ऐसा ना हो कि कुछ लोग भाग गए हो, इसलिए कमेंट डाल दीजिएगा। एक दो स्टूडेंट्स कमेंट डाल दीजिएगा, उसको हम पिन कर देंगे कि पद्म पराग प्रथम संस्मरण रचना है, तो क्लियर हो जाएगा। जितने लोग अगर गलत भी पढ़ेंगे पद्म पुराण, उनका भी सही हो जाएगा। इसलिए कभी कभी बोलने में करने में भी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। पद्म पराग रचना है, पद्म पुराण नहीं है। तो मेरे पिताजी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, संस्मरण रचना है। और हमने आपके क्या बताया कि संस्मरण रचना का प्रारंभ हमारा पद्म सिंह शर्मा के लेखन से माना जाता है, संस्मरण विधा का प्रारंभ। और पद्म सिंह शर्मा ने प्रथम संस्मरण रचना जो कि मानी गई है वो लिखी है पद्म पराग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है। तो चार विकल्प हमारे सामने हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है पूछ रहा है, यानी कि तीन पत्रिकाएं भारतेंदु युग की होंगी, कोई एक पत्रिका होगी जो भारतेंदु युग की नहीं होगी। हरिश्चंद्र चंद्र का हम जानते हैं, हरिश्चंद्र चंद्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही पत्रिका है, ये तो भारतेंदु युग की है। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की पत्रिका है, ये भी भारतेंदु युग से संबंधित है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, ये भी आपके भारतेंदु युग से संबंधित है। लेकिन सरस्वती पत्रिका आपकी द्विवेदी युग की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। और सरस्वती पत्रिका की शुरुआत ही 1900 ईस्वी से हुई है, यानी जब द्विवेदी युग लग चुका था तभी उसकी शुरुआत ही हुई है, यानी भारतेंदु युग तक तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं था सरस्वती पत्रिका का। तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है, सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। और जिन्होंने भी परसों की क्लास यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 नहीं देखा है, देख लीजिएगा। सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हमने आपको नोट डाउन करवाई हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपका काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा। इसलिए वो क्लास सभी लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। वहाँ सारी की सारी पत्रिकाएं A to Z जो बोर्ड यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के पेपर में फंस सकती हैं, वहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं फंसेगा पत्रिकाओं से। इसलिए आप लोग वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। जिन्होंने देखी हो वो रिवीजन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, और जिन्होंने ना देखी हो वो जाकर तुरंत इस क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 11 अवश्य रूप से देख लीजिएगा। बस क्योंकि हमने मेहनत की है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो भी हमसे जुड़ा हो उसका पत्रिकाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो अब हम काल्पनिक प्रसंगों की बात कर रहे हैं। काल्पनिक प्रसंग का मतलब जानते हैं आप, काल्पनिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका निर्माण कल्पना के तौर पर हुआ हो। तो अब आप सोचिए जरा कि गद्य की विधाओं को आप तो जानते हैं कि क्या होती है। कहानी जो है, कहानी यानी कि कोई भी चीज, ऐसी कहानी हम सोच सकते हैं। कहानी का निर्माण करने के लिए लेखक कल्पना कर सकता है कि कोई कहानी ऐसी ऐसी घटित हुई होगी। जरूरी नहीं है कि जो आंखों के सामने हुई हो उसी को कहानी माने। तो लेखक तो वैसे भी लेखन कार्य जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कल्पना शक्ति, कि वह कल्पना कितनी अच्छी कर सकता है। तो कहानी तो कल्पना के तौर पर, कहानी का तो वो लिख सकता है, जन्म हो सकता है, वो कहानी को लिख सकता है कल्पना करके। और हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास भी वो, उपन्यास मतलब एक ग्रंथ की तरह होते हैं उपन्यास। तो उपन्यास की रचना भी वो अपनी चिंतन शक्ति करके, कल्पना शक्ति करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर सकते हैं लेखक। अगर हम नाटक की बात करें, कोई भी नाटक हो, उसका जन्म भी एक कल्पना शक्ति के तौर पर हो सकता है। वो अपनी कल्पना करके, हो सकता है कोई ऐसी घटना हो जो उसके सामने हुई हो, अपनी कल्पना करके उसमें परिवर्तन करके एक नई रचना का जन्म कर सकता है। तो ये भी नाटक भी आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर इसकी रचना हो सकती है। लेकिन आत्मकथा जो होती है वो स्वयं के जीवन की घटित घटना, बिल्कुल सही सटीक, उसमें बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कुछ
चेंजेस किए हुए ज्यों की त्यों लेखन के माध्यम से उसको उतारना ही आत्मकथा कहलाता है। अब जैसे हम कहें कि आपके जीवन में जब आप कक्षा 12, आप लोग 4-5 साल बाद हम आपसे मिलें, कभी हम जाने कि बेटा आपने कक्षा 12 में कैसे तैयारी की, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो अगर आप ज्यों का त्यों सीधी चीज बता रहे हैं तो वह अपने जीवन की ही कथा बता रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें परिवर्तन कर देंगे तो फिर वो आत्मकथा नहीं रहेगी। और आत्मकथा का मतलब ही होता है स्वयं की कथा। और स्वयं की कथा में आप इमेजिनेशन का काम तो नहीं कर सकते ना। जो आपके जीवन में घटित हुआ होगा वही चीज आप उतार सकते हैं। वो चीज बिल्कुल ज्यों की त्यों होना ही आत्मकथा कहलाता है। तो आपका यहाँ आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का कोई स्थान नहीं है, यानी कि आप वो उसको उसकी रचना कल्पना करके नहीं कर सकते। आप अगर दिल्ली गए हैं तो आप दिल्ली जाने की ही जो घटना है, जो भी आपकी यात्रा है, जो भी कुछ भी हुआ है उसका वर्णन करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली में मैंने मुंबई का दृश्य देखा, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली में मैंने एक गोवा का बीच देखा। तो ये तो कोई मतलब, ये तो आपकी कल्पना के तौर पर घटना हो गई, ये आत्मकथा नहीं हुई। दिल्ली में आप यही कहेंगे मैंने जाकर इंडिया गेट देखा, लाल किला देखा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का कोई स्थान नहीं। अगला प्रश्न क्या है? दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1975, 1978, 1980 या फिर 1981। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष सीधा सीधा आप इसको स्टार लगाइए सबसे पहले तो, और सीधी सीधी जानकारी नोट कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए। दिनकर के पत्र का प्रकाशन 1981 में हुआ था। ये चीज आपको सीधी सीधी जानकारी फीड करनी है। कुछ चीजें तर्क शक्ति की नहीं होती, सीधा उनको या तो कहते हैं रट लीजिए, या फिर उनके सीधे सटीक आंसर होते हैं, आपको सीधा माइंड में बैठा लेना होता है। एक दो बार रिवीजन करिए, आपको याद बना रहेगा। जैसे कि अगर हम कहें तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष, तो कैसे भी हो आप उसको टोल मटोल करके याद कर नहीं सकते, आपको सीधा याद रखना पड़ेगा 1943, 8 वर्ष बाद 1951, उसके 8 वर्ष बाद 1959, और उसके 20 वर्ष बाद 1979। प्रथम 3 तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया है और चौथे का प्रकाशन नामवर सिंह ने किया। अब आप ये नहीं कर सकते कि अरे नहीं अज्ञेय नहीं होंगे तो किसी और का नाम लिख दीजिए, या नामवर सिंह का नाम याद नहीं आ रहा तो किसी और का नाम लिख दीजिए। तो ये जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इनको आप सीधे सीधे तैयार करेंगे, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1981 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? बताइए। आपके सामने 4 रचनाएं हैं, चारों में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? अगर हम बात करें आवारा मसीहा की, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने जो जीवनी लिखी है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एक जीवनी है, तो ये यात्रा वृतांत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें नीलम देश की राजकन्या की, नीलम देश की राजकन्या जैनंद कुमार जी का कहानी संग्रह है। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जैनंद कुमार जी की रचना है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, और ये इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ना तो विकल्प सी होगा ना ही विकल्प बी होगा। अब आप सोचिए, स्मृति लेखा या फिर आखिरी चट्टान, ऐसी कौन सी रचना है जो यात्रा वृतांत है? तो बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई एक यात्रा वृतांत रचना है। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? प्रश्न नंबर 252 का विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं, 3 से 4 दिन पहले की क्लासेस में हमने मोहन राकेश जी की सारी रचनाएं आपको लिखवाई थी। उसमें अलग से डिटेल डलवाकर हमने आपको यात्रा वृतांत के रूप में नोटिफाई कराया था। नोट आपको कहा था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यात्रा वृतांत विधा के अंतर्गत हमने उनकी आखिरी चट्टान आपको लिखवाई हुई है। तो जिन्होंने भी पीछे की क्लासेस देखी होंगी, पढ़ी होंगी और रचनाएं नोट की होंगी, उनका रिवीजन किया होगा, तो इस प्रश्न में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत विधा की रचना है, किसकी? मोहन राकेश जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती चले। जो कोई भी प्रश्न आगे बन सकते हैं वो प्रश्न पहले से आप लोगों को तैयार हो। अगला प्रश्न है, अतिचार रचना के संपादक कौन है? बताइए। अतिचार रचना के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, मुनि जिन विजय, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर नाभादास।
अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो इसको भी सीधा सीधा नोट करिए, स्टार लगाइए और सीधा सीधा आपको फैक्ट समझकर याद कर लेना है। अतिचार रचना के संपादक हैं मुनि जिन विजय। कौन है? मुनि जिन विजय अतिचार रचना के संपादक हैं। ये सीधा सीधा फैक्ट के रूप में आप इसको भी तैयार करिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अतिचार रचना के संपादक हैं मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? आंसर करिए। मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर संस्मरण? मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बाबू गुलाब राय जी की ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, दो रचनाएं बताई थी। तो आप ये तो जानते हैं कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए, ठीक है। और ठलुआ क्लब भी याद रखिएगा बाबू गुलाब राय जी की। और मेरी असफलताएं क्या है बाबू गुलाब राय जी की? ये आत्मकथा है, ठीक है। इसकी विधा क्या हो जाएगी? आत्मकथा। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। तो इसको नोट करके रखिएगा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न क्या है? भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? आंसर करिए। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर होंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर होंगे, हरिशंकर परसाई होंगे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे? तो भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, विकल्प भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। भूले बिसरे चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत किसने किया है? तो हमने कल आपको एक बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यपाल कौन रहे हैं, बताइए। किसी को याद है? किसी को याद है कि हमने क्या बताया था? विष्णुकांत जी के बारे में हमने कल आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यपाल रहे हैं। विष्णुकांत शास्त्री जी के बारे में बताया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। अब एक प्रश्न और नया बन गया कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये शामिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सोचिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश के लिए। शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये प्रश्न यहाँ से संपूर्णानंद जी की रचनाएं अब यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी यूपी बोर्ड वाले हैं, आपको पुरानी क्लासेस में संपूर्णानंद जी की जो रचनाएं हमने नोट डाउन करवाई हैं, उन सभी को आप नोट करके रख लीजिएगा। आपके पेपर के लिए अब इम्पॉर्टेंट है संपूर्णानंद जी की रचनाएं। तो जितने लोग भी संपूर्णानंद जी की रचनाएं नोट नहीं करे हुए हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वह समाजवाद पर हमने कल बताया था आपको, उनको कल हमने नोट करवाई थी और संपूर्णानंद जी की सारी रचनाएं आपको नोट करवाई हैं कल की क्लास में। तो जिन्होंने कल की क्लास ना देखी हो, नोट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। हमने बताया था कल कि उनको समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। इनकी अन्य रचनाएं हमने निबंध संग्रह चिदविलास बताई थी, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल बताई थी, अंतरिक्ष यात्रा बताई थी, ज्योतिर्विनोद बताई थी, धर्म संबंधी रचनाएं, गणेश। कल कितने लोगों को याद है? बताइए ना, कितने लोगों को याद है कल हमने संपूर्णानंद जी की रचनाएं बताई थी? ब्राह्मण सावधान बताई थी, पुरुष सूक्त बताई थी, राजनीति और इतिहास से संबंधित रचनाएं हमने आर्यों का आदिदेश बताई थी, सम्राट हर्षवर्धन बताई थी, मिस्र की राजक्रांति बताई थी, चीन की राजक्रांति बताई थी। समाजवाद भी आपकी राजनीति और इतिहास पर संबंधित है, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। और इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है और टुडे नाम से एक अंग्रेजी दैनिक पत्रिका भी संपादन किया है। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। जिन्होंने क्लास ना देखी हो भैया देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले जरूर देख लीजिएगा। संपूर्णानंद जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो इनको जरूर देख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? नाभादास, चतुर्भुजदास, विट्ठलनाथ या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर? बताइए, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो श्रृंगार रस मंडन की बात करें, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। श्रृंगार रस मंडन आपको बताया है, 84 वैष्णवन की वार्ता बताई है, 252 वैष्णवन की वार्ता बताई है। सारी रचनाएं लगभग हम आपको एक एक रचना बिल्कुल अच्छे से
तैयार करवाते हुए आए हैं। अब अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये चीज़ आप लोगों की गलती है, नोट्स नहीं बनाया ये आपकी गलती है कि आप समय का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। क्लास देख तो रहे हैं लेकिन उसकी तैयारी आप पूरी मेहनत से, पूरी मजबूती से नहीं कर रहे हैं। श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार, जिनको नहीं पता है भैया अभी भी समय है, जाग जाओ, उठ जाओ, तैयारियां कर लो, विट्ठल नाथ जी हैं। श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार विट्ठल नाथ जी हैं। चलिए, नावादास जी की जो इम्पोर्टेंट रचना है नावादास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हैं आज कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। नावादास जी की रचना जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि राधा कृष्ण दास लेखक थे, बताइए किस युग के लेखक थे राधा कृष्ण दास जी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर छायावाद उत्तर युग? राधा कृष्ण दास जी किस युग के लेखक थे, बताइए। तो बिल्कुल राधा कृष्ण दास जी की बात हो रही है और राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु युग के लेखक थे। विकल्प का आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अपनी खबर, कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, कल भी हमने ये रचना की चर्चा की थी। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है, कल हमने आपको बताया था। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है और इसकी विधा पूछी गई है। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आत्मकथा, नोट कर लीजिएगा। अपनी खबर, अब नाम से ही समझ में आ रहा, अपनी खबर, अपनी खबर मतलब अपने जीवन की कुछ खबर अपनी रचना में प्रकाशित की। तो जब जीवन की कोई रचना प्रकाशित करते तो हमने क्या बताया, वो अपने स्वयं के जीवन की रचना आत्मकथा कहलाती है। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की रचना करते हैं तो वो जीवनी कहलाती। तो स्वयं की अपनी खबर मतलब स्वयं के जीवन की खबर। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने जीवन से संबंधित कोई रचना लिखी है। तो ये हमारा आत्मकथा हो जाएगी अपनी खबर। कल हमने बताया था कि ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। ये दोनों ही चीज कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। तो जिनसे बना होगा चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना तो मेहनत करो भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी किस रचना के लेखक है? जीवन और दर्शन के, आंखों की ताह के, तिब्बत यात्रा के या फिर रसक रंजन के? तो आपको तिब्बत यात्रा तो अच्छे से रट चुकी होगी, हमने बताई है राहुल संकृत्यानंद जी की रचना है, ये चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं भी हम आपको नोट करवा चुके हैं, जिनमें से बिल्कुल रसज्ञ रंजन हमने आपको नोट करवाई है। जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी उनको पता होंगी कि हाँ नोट करवाई है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना के लेखक हैं? रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है दोस्तों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित रचना कौन सी है इन चारों में से? रसज्ञ रंजन। और तिब्बत यात्रा आपको पता ही है राहुल सांकृत्यानंद जी की रचना है। कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सभी लोग आंसर करके बताइए। उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी या फिर साकेत? एकदम सही है। विकल्प भी क्यों होगा भाई? तो देखिए यहाँ पर भक्ति काल पूछा गया और भक्ति काल हम जानते हैं भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांट दिया गया। हम जानते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी प्रमुख कवि कहलाते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर हम सूरदास जी को देखते हैं और सूरदास जी की ही रचना है सूरसागर। बिल्कुल सभी ने, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल भैया, सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो भक्ति काल की रचना कौन सी होगी? चारों रचनाओं में हम सबसे पहले निगलेक्ट करेंगे कि भाई कौन कौन नहीं हो सकती। कामायनी बिल्कुल नहीं होगी, आधुनिक काल की जयशंकर प्रसाद जी की है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, ये भी आधुनिक काल से आ जाते हैं, द्विवेदी युग के कहलाते हैं। कामायनी छायावादी युग की हो जाएगी। और उदा शतक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा उदा शतक किसकी रचना है और किस काल की रचना है। ये आप लोगों को हमने काम दिया, होमवर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये आपको करके बताना है उदा शतक किस काल की रचना है, सभी लोग बताइएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो भक्ति काल में लिखी गई रचना है सूरसागर। बिल्कुल सूरसागर हो जाएगा विकल्प बी। सूरसागर के लेखक कौन है भाई, बता दो जरा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रवर्तक का मतलब जानते हैं? प्रवर्तक मतलब हो गया मॉनिटर होना, लीडर होना किसी भी क्षेत्र का, किसी भी ग्रुप का। तो प्रवर्तक मतलब कि वो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के मॉनिटर कहलाए, प्रवर्तक कहलाए, लीडर कहलाए, इसलिए उनको कृष्ण भक्ति शाखा से जाना जाता है, प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सभी लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हम भक्ति काल भी पढ़ेंगे, रीति काल भी पढ़ेंगे, आदि काल भी पढ़ेंगे, आधुनिक काल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम इस क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विसल देवरासु रचना किसकी है? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी,
चलिए फिर भी आंसर करिए। रासो ग्रंथ, जितने भी रासो ग्रंथ हैं सारे के सारे आदिकाल से संबंधित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जितने भी रासो ग्रंथ हैं सारे के सारे आदिकाल से संबंधित हैं, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, परमाल रासो हो, बीसलदेव रासो हो, या फिर आपका खुमान रासो हो। अब आपको ध्यान रखना है कि किसके लेखक कौन है। सारी तो आदिकाल से संबंधित रचनाएं हैं, ये तो फैक्ट बात हो गई जो आपको याद रखनी है, और इसके अलावा आपको इनके लेखक भी याद रखने हैं। चलिए एक ट्रिक हमने आपको और बताई थी कि अगर आप कहीं पर भी रासो ग्रंथ के लेखकों में कंफ्यूज होते हैं, देखिए पृथ्वीराज रासो सभी को याद रहता है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो सभी को तैयार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं, सबको पता है। सर जी ये तो बहुत सरल है। हाँ भैया ये बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको परमाल रासो भी याद रहता है। परमाल रासो को हम आलखंड के नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं ये चीज। परमाल रासो, ध्यान रखिएगा, रासो ग्रंथ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमाल रासो को आलखंड के नाम से जाना जाता है। आला उदल की कहानियां परमाल रासो में हमें देखने को मिलती हैं, और आला उदल बिल्कुल हमारे महोबा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। महोबा क्षेत्र से संबंधित है परमाल रासो, रासो ग्रंथ के अंतर्गत आने वाला है। आदिकाल की रचना है, यानी महोबा का इतिहास कितना पुराना है, आदिकाल से संबंधित है, और ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र से ही हम बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो महोबा क्षेत्र के ही थे आला और उदल, और उनकी ही कहानी हमारे परमाल रासों में हमें देखने को मिलती है। इसे आलखंड के नाम से जाना जाता है, और परमाल रासों की रचना की है, किसने की है भैया? बिल्कुल जगनिक ने की है। परमाल रासों के आप लेखक लिख लीजिएगा, जगनिक जी हैं, और इसको आलखंड के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने आपको दो रासो ग्रंथ बताए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा, और परमाल रासो जगनिक के द्वारा। अब जो दो बाद के रासो ग्रंथ है वहां हो जाता है थोड़ा कंफ्यूजन, तो कोई बात नहीं, आपको दो शब्द याद रखना है, एक याद रखना है खुद, और एक याद रखना है बीन, ठीक है ना। दोनों ही प्रसिद्ध शब्द हो सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि हम खुद से बीन बजा रहे हैं, खुद से बीन बजा रहे हैं। तो देखिए खुद से क्या हो जाता है, खू से खुमान रासो निकल कर आता है, खू से निकल कर आता है खुमान रासो, ठीक है। और ये जो रासो में भाषा देखने को मिलती है ना, हल्की सी हरियाणवी टच देखने को मिलता है, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। तो आपको थोड़ा सा हरियाणवी टच देखने को मिलेगा खुमान रासो में, नाम से ही स्पष्ट होता है। तो खुमान रासो जो है उसके लेखक कौन है? दासे दलपति विजय, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो आपको, दलपति विजय हैं इसके लेखक खुमान रासो के। और अगर हम बीन शब्द से बात करें, बीन, और बीन से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बी से यानी कि बीसलदेव रासो, और ना से यानी कि नरपति नाल है। तो बिल्कुल विकल्प ए जिन्होंने भी आंसर किया है एकदम सही, परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो ये पता चल गया बीसलदेव रासो किसकी है, नरपति नाल की है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? आंसर करेंगे गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू दयाल या फिर कबीर। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? आंसर करके बताइए। तो देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा की बात हो रही है भाई, दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा लेखक है जो किसी अन्य शाखा से संबंधित है। अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी हम अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं। तुलसीदास जी किस शाखा से संबंधित रहे हैं? तो तुलसीदास जी, अभी हमने आपको बताया, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जी। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये चारों प्रश्न आपको बिल्कुल उंगलियों पर तैयार होने चाहिए, चाहे राम भक्ति शाखा हो, चाहे कृष्ण भक्ति शाखा हो, चाहे ज्ञान मार्गी शाखा हो, चाहे प्रेम मार्गी शाखा हो। और ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि कहा जाता है, और प्रेम मार्गी कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। ये सभी जानकारी आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? तो भैया तुलसीदास जी नहीं है, ये तो हमारे राम भक्ति शाखा के हैं। जबकि नानक, कबीर और दादू दयाल, ये तीनों आपके ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और अगर हम कबीरदास जी की बात करें तो ये तो भैया ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, सबसे प्रसिद्ध हुए हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। और आपने कबीरदास जी के दोहे सुने होंगे, सभी में आपको ज्ञान देखने को मिलता है, चाहे वह कोई भी आप उनका दोहा उठाकर देख लीजिएगा, हर एक दोहे में आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, उदा शतक किस काल की रचना है? चलिए अब आंसर कर दीजिए सभी लोग। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि उदा शतक के लेखक बताइएगा, चलिए अब हम खुद बता देंगे, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए ये किस काल की रचना है। आधुनिक काल होगा, भक्ति काल होगा, आदि काल होगा कि रीति काल होगा? उदा शतक की बात करें तो इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अभी तक आंसर सभी के सही आए थे जिन्होंने भी आंसर किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं बिल्कुल।
और अगर हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी किस काल से संबंधित हो सकते हैं? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दिमाग लगाएंगे अगर थोड़ा सा तो हम आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी किस काल से संबंधित है भाई। तो क्या इनका कोई भी योगदान हमें आदिकाल में देखने को मिलता है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप यही कहोगे कि सर जी नहीं मिलता है, आदिकाल में कहीं भी इनका हमें योगदान देखने को नहीं मिलता। जिन्होंने भी क्लास को लाइक न किया हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आदिकाल में नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। भक्ति काल में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। रीति काल से भी ये संबंधित नहीं है। उदय शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का नाम हम बिल्कुल आधुनिक काल में सुनते हैं। तो जिन्होंने भी आधुनिक काल आंसर किया है एकदम सही है। उदय शतक किस काल की रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसके लेखक हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आपके आधुनिक काल से संबंधित हैं। और ये इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो भाषा थी वो याद रखिएगा ब्रज भाषा थी, ठीक है ना। ब्रज भाषा में प्रसिद्ध थे और उदय शतक इन्हीं की रचना है और ये आधुनिक काल से संबंधित है। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथे प्रश्न का विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर करिए, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या होगी? तो छायावाद की विशेषता के बारे में जानने से पहले बात करें कि छायावाद में किन किन कवियों को हम जानते हैं। तो छायावाद से हम जानते हैं कि भाई 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। 4 स्तंभों को हम छायावाद के रूप में जानते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपको पता है, इस बारे में आपको जानकारी है। अब जरा दिमाग लगाइए कि इन जो जो कवि हुए हैं छायावाद के, इन्होंने किस चीज पर आधारित, किस टॉपिक पर आधारित रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अगर आपने ये दिमाग लगा दिया तो बिल्कुल आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे कि किस हिसाब से ये रचनाएं लिखते थे, क्या ये आधार मानते थे अपनी रचनाओं में, किस चीज को महत्व देते थे, क्या ये प्रकृति का मानवीकरण को महत्व देते थे, युद्धों का वर्णन को महत्व देते थे, भक्ति की प्रधानता को महत्व देते थे, या फिर यथार्थ चित्रण को। तो ये अगर आपने ये चीज पता कर ली तो बिल्कुल आपसे आराम से आंसर बन जाएगा। बिल्कुल। तो युद्धों का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है भाई दोस्तों? युद्धों का वर्णन तो हमको आदिकाल में देखने को मिलता है। रासो ग्रंथ हो गए, विभिन्न प्रकार के जो आदिकाल की रचनाएं हैं उनमें हम युद्धों का वर्णन देखते हैं। अब जब उनमें युद्धों का वर्णन देखते हैं तो हमारा भाई भक्ति की प्रधानता किस में है? तो भक्ति की प्रधानता आपके भक्ति काल में है, ये भी आप जानते हैं। चलिए ठीक है। यथार्थ चित्रण, यथार्थ चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो यथार्थ चित्रण हम कह सकते हैं कि भाई हाँ कुछ कुछ आधुनिक काल की विशेषता कह सकते हैं यथार्थ चित्रण को, लेकिन हम कहें कि रीति काल में श्रृंगारिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर श्रृंगारिकता तो ऑप्शन में नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर बिल्कुल, क्या बात है, सभी के आंसर सही आए हैं लगभग लगभग। प्रकृति का मानवीकरण, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आदिकाल को ही तो वीरगाथा काल कहा गया है, यानी कि युद्धों का सजीव वर्णन, सजीव चित्रण, ये हमारा आदिकाल या कहते हैं वीरगाथा काल की विशेषता है। बिल्कुल। चलिए, तो आप लोग सभी लोग आंसर कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या हम समझाना चाहते हैं, किस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं भी बन रही है पेपर में तो वो चीज भी आप अपनी समझ के आधार पर इतना सही कर दें कि उसमें से अगर आप 5 प्रश्नों पर भी समझ के हिसाब से आंसर करें तो 5 में से 4 आपकी सही हो जाएं। इसलिए हम आपको इतना डीप पढ़ाकर चलते हैं, एक एक चीज समझा कर चलते हैं। छायावाद की विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो स्लो चले हैं आज हम, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, दीपशिखा की रचयिता कौन है? बताइए। दीपशिखा की रचयिता ये तो आपको हमने बताया है भाई, महादेवी वर्मा जी की सारी रचनाएं, निहार, रश्मि, रीजा, दीपशिखा, शांतिगीत, ये सभी यामा हमने आपको लिखवाई हैं अच्छे से। पथ के साथी, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सारी की सारी, श्रृंखला की कड़ियां, ये सभी रचनाएं हमने आपको, मेरा परिवार, सारी की सारी रचनाएं हमने नोट डाउन करवाई हैं पिछली क्लासेस में। तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस ना देखी हो, ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जब तक बेसिक से आपको साहित्य तैयार नहीं होगा, आपको बड़े बड़े प्रश्नों में आराम से दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों से दीपशिखा भी नहीं बन रही होगी। तो समझिए कि आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। बाकी काफी सारे लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल महादेवी वर्मा है आंसर। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प खा महादेवी वर्मा सही हो जाएगा। दीपशिखा की रचयिता महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी है? परिमल, उर्वशी, कामायनी या फिर पल्लव? प्रश्न नंबर 7 के लिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 7, कामायनी आप जानते हैं किसकी रचना है भाई? कामायनी आंसर करिए, कामायनी किसकी रचना है?
उर्वशी किसकी रचना है, परिमल किसकी रचना है। ये तीनों ही रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने 1000 बार आप लोगों को बताई हैं और आप लोगों का ये काम है, दायित्व है ये कि भैया बता देना कि भाई उर्वशी किसकी रचना है, परिमल किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है और उद्धव शतक किसकी रचना है। सारी की सारी हमें कमेंट बॉक्स में मिलनी चाहिए। जानवी टॉपर, सौरभ, राकेश वर्मा, प्रिंसी गांगवार, वैष्णवी, रजनी कुमारी, कामेश राजावत, शुभम पासी, ऋतिक मोटवाल, प्रियांशी चौहान, जितने भी बच्चे इस समय, हर्षित शुक्ला, ऋषभ गुप्ता, राजेश प्रजापति, जितने भी लोग, अजीत अवस्थी, रजनी कुमारी, आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी के सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये रचनाएं उर्वशी, परिमल, कामायनी और उद्धव शतक के लिए, चारों की चारों रचनाओं के लिए आपको आंसर करना है। सुन लिया आप सभी लोगों ने। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए, विकल्प खा पल्लव। और आप लोग आंसर करेंगे तो जो बाद में भी स्टूडेंट्स देखेंगे तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप लोगों का सही आंसर होगा, आप लोगों के आंसर होंगे तो उनको अगर नहीं भी बनता होगा तो वो कमेंट में जाकर देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर किया, तो उससे उनके नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट होगा और आपके अंदर भी कमेंट करने से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये रचनाएं बन तो रही हैं कम से कम। इसलिए सभी लोग आंसर करिए, यहाँ लाइव चैट में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, इतनी कठिन रचनाएं नहीं है कि आपको बने ना, सबसे बन जाएंगी। लेकिन आपका रिवीजन देखना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को बनता है कि नहीं बनता है। जब हम कॉलेज वगैरह में जाते थे छोटी क्लासों में तो हमें होमवर्क मिलता था ना करने के लिए, वो इसलिए नहीं मिलता था कि हमसे कोई चीज बनती नहीं है तो बनने लगेगी, वो इसलिए मिलता था कि जो चीज हमसे बनती है उसका हम रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 7वें प्रश्न के लिए विकल्प खा पल्लव हमारा आंसर हो जाएगा। और कमेंट में लिख दीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचनाएं आपको पता हो, ज्यादा हैवी रचना नहीं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 5 प्रसिद्ध रचनाएं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है आपका, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। आंसर करिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए कि चिदम्बरा रचना किसकी है भाई, ये अगर हमको पता है तो हमें आंसर भी पता है। चिदम्बरा किसकी रचना है, क्या ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बिल्कुल नहीं। क्या ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, बिल्कुल नहीं। क्या ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी की तो उर्वशी है, तो उर्वशी पर ही इनको ज्ञानपीठ मिला है और रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, विकल्प खा, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। 8वें प्रश्न का विकल्प खा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, साकेत कृति के रचनाकार कौन है। तो साकेत किसकी रचना है भाई, प्रसिद्ध रचना है, सारी की सारी रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। ये समझ लीजिए इंटरमीडिएट क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपकी, और यही रचना, इसी प्रकार से रचनाएं आपके पेपर में रिपीट होती हैं। 10 में से 5 प्रश्न आपके इसी प्रकार के, इसी लेवल के आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के। साकेत, चिदम्बरा, पल्लव, कामायनी, इसी प्रकार की रचनाएं ही आपकी पूछी जाएंगी भाई। पथ के साथी, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, छोटी छोटी सी रचनाएं, दीप शिखा, सांद गीत, यामा, नीरजा, यही रचनाएं रिपीट होंगी। 10 में से 5 प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त सभी के आंसर आ रहे हैं, विकल्प का आंसर हो जाएगा। बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि अगर किसी का नेट भी स्लो है, धुंधला भी दिखाई दे रहा है, तो आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी और आप समझ सकते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। हरिऔध जी का जन्म स्थल क्या है बताइए, हरिऔध जी का जन्म स्थल क्या है, प्रश्न नंबर 10 के लिए आंसर करिए। तो हरिऔध जी का जन्म कहां पर हुआ था, स्थान पूछ रहे हैं हम प्रश्न में आपके। हरिऔध जी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आता है। तो जो लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिएगा, गोले का ज्ञान जीके जी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साहित्यिक परिचय से संबंधित वहां पर आपके कक्षा 12 वालों के सारे साहित्यिक परिचय आपको वहां मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। हरिऔध जी का भी मिल जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का भी मिल जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, हरिऔध का जन्म स्थल क्या है, तो बिल्कुल विकल्प बी निजामाबाद हो जाएगा आंसर, एकदम सही। 10वें प्रश्न का विकल्प खा, निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न अच्छा है, आंसर करें, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। 11वें के लिए आंसर करिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त जी को, एकदम सही।
राष्ट्रकवि कहा गया है मैथिली शरणगुप्त जी को। विकल्प सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ताल सप्तक के संपादक। कल ही ताल सप्तक के बारे में चर्चा हुई है। पहला ताल सप्तक, दूसरा ताल सप्तक, तीसरा ताल सप्तक और चौथा ताल सप्तक। पहले 3 ताल सप्तक का संपादन किया है अज्ञे जी ने। क्लियर है ना? पहले 3 ताल सप्तकों का संपादन अज्ञे जी ने किया है। पहला ताल सप्तक 1943 में, उसके बाद 8 वर्ष के बाद 1951 में दूसरा, और उसके 8 वर्ष के बाद 1959 में तीसरा। ये कल हमने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखा हो कल की क्लास जाकर देख लीजिएगा। और इसीलिए इतना डीप पढ़ाते हैं कि प्रश्न कैसा भी घूमकर आए आप लोगों से बन जाए। और चौथा ताल सप्तक का संपादन किया है नामवर सिंह ने 1979 में, ये भी याद रखिएगा। तो चौथा भी अगर पूछता है तो भी आपसे बन जाना चाहिए। ताल सप्तक के संपादक वैसे इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी ने शुरुआती 3 ताल सप्तकों का संपादन किया है 1943, 1951, 1959 में। और चौथे ताल सप्तक का संपादन नामवर सिंह ने किया है 1979 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास किसकी रचनाएं हैं बताइए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है बताइए। बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं प्रिय प्रवास से। आप लोगों को आंसर बस पता होना चाहिए, आंसर आप लोगों से बनना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर आपकी तैयारी वो उस लेवल की हो पाएगी कि आप पेपर में हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पाए। बिल्कुल विकल्प बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बिल्कुल, क्या बात है। आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छायावादोत्तर काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आंसर करिए। यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिए प्रश्न को, प्रश्न में मिस्टेक है। यहां पर आप छायावादी काल कर लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि विकल्प फिर हमारे सही सेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लीजिए। इसको आप छायावादी काल कर लीजिए। अब आपको बताना है कि छायावादी काल का समय कब से कब तक माना जाता है। हम आपको कालक्रम पढ़वा चुके हैं, पढ़ाया है हमने, एक एक चीज आपको पढ़ाई है। कालक्रम आप सभी जानते हैं कब से कब तक रहा है, किस काल का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतेंदु पूर्व युग। 1850 के पहले का जो युग है भारतेंदु पूर्व युग माना जाता है 13वीं सदी से। 13वीं सदी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच का समय भारतेंदु पूर्व युग माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक का समय हमारा भारतेंदु युग माना जाता है। 1900 से 1918 तक का समय, या 1919 कह सकते हैं, 18, 1919, 1920 तक भी चला जाता है, ये आपका द्विवेदी युग है। 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच का समय द्विवेदी युग। और 1919 से 1938 तक, 1919 या 1918 कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, 1938 तक का समय आपका छायावादी युग है। और 1938 के बाद का जितना भी समय है वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक ये छायावाद उत्तर है। तो प्रश्न आप ध्यान रखिए, छायावाद उत्तर के विकल्प आपके बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे प्रश्न, क्योंकि गलत है। यहाँ पर छायावादी काल पूछा गया है। छायावादी काल का समय कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 1918 से 1938 हमारा बिल्कुल विकल्प सी हो जाएगा। क्या बात है। अगला प्रश्न है आपका आलखंड। देखिए अभी हमने बताया था आलखंड, इसमें आला उदल की कहानी है। आला उदल बहुत बड़े सेनापति हुए हैं, महोबा जिले से संबंधित हैं। हम महोबा जिले से संबंधित हैं, तो हमारे यहाँ के लिए ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक कहानी कथा है। और इस इतिहास की साक्षी हैं पूरे महोबावासी। आलखंड का दूसरा नाम क्या है भैया? तो परमाल रासो कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? जगनेक हैं, सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। बिल्कुल, आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, इसके लेखक जगनेक हैं। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प खा आंसर हो जाएगा। चलिए, एक के मारे दो मर जाए, तीजो खौफ खाए मर जाए। क्या बात है। इतनी अच्छी पंक्तियां कही हैं कि अगर कोई मुर्दा भी हो उसको भी सुनाया जाए तो शायद जोश के साथ वो भी खड़ा हो जाए। इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं कि आप सुनकर भी अचंभित हो जाएंगे कि इस प्रकार की पंक्तियों की रचना भी कैसे कोई कर सकता है। तो आदिकाल में जो लेखक हुए हैं, चाहे चंद्रवल दाई हो, परमाल रासो के जगनेक हो, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, वैसी रचनाएं आज के समय में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आदिकाल का अन्य नाम बताइए। तो आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है। ये किसने दिया है जरा ये कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी को पता हो तो। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यानंद जी ने नाम दिया है। बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है बताइए। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की? बिल्कुल नहीं होगी। नरपति नाल की? बिल्कुल नहीं होगी। नरपति नाल की तो है
विशल देव रासो। विद्यापति की नहीं होगी, विद्यापति की विद्यापति ने विद्यापति पदावली नाम से रचना लिखी है, तो ये भी नहीं होगी। और हमारे जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। बिल्कुल, ऋतिक मोटवाल, देवेंद्र कुमार, वैष्णवी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न है कि भाई खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो, अभी बताया था कि आपको एक शब्द खुद याद रखना है, खुद, और दूसरा शब्द बीन, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है खुमान रासो में और बीसल देव रासो में। खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय और बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। अगर दो शब्द याद हैं तो कंफ्यूजन पेपर में नहीं होगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है? जब एग्जाम में हमारे सामने प्रश्न होता है और हम उसी समय कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा 2 मिनट 4 मिनट इतनी जल्दी निकल जाता है, वहीं सोचते सोचते कि हम आंसर क्या लिखते हैं। तो आपको किसी से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने खुद और बीन दो शब्द याद रखे। खुद से हमारा खुमान रासो दलपति विजय और बीन से हमारा बीसल देव रासो नरपति नाल। प्रश्न में पूछा गया खुमान रासो किसकी रचना है, तो विकल्प सी दलपति विजय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न के लिए विकल्प सी। अगला प्रश्न क्या है? वीर गाथा काल के कवि कौन है? बताइए, वीर गाथा काल के कवि कौन है? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल यानी आदिकाल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर युद्धों का वर्णन, वीरताओं का वर्णन बहुत ही चरम पर था, बहुत ही अधिक वर्णन देखने को मिलता है युद्धों का और बहुत सारे वीरों का, जिनमें से हमने अभी बताया कि आल्हा और उदल बिल्कुल वीर थे, सेनापति थे, ये महोबा जिले के। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है? बताइए। 19वें प्रश्न का आंसर करिए। 19वें प्रश्न में हम जाकर ये चेक करेंगे कि चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा लेखक है जिसने कोई आदिकाल में रचना लिखी हो। भूषण जी ने? बिल्कुल नहीं, ये हमें रीति काल में देखने को मिलेंगे। बिहारी लाल जी, ये भी हमें रीति काल में देखने को मिलेंगे। केशवदास जी, ये भी हमें रीति काल में देखने को मिलेंगे। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो नाम से महाकाव्य लिखा है। तो ये हमारे वीर गाथा काल के कवि हैं। ये क्लियर है? रासो ग्रंथ सारे हमारे वीर गाथा काल कहते हैं, आदिकाल से संबंधित है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि रास के रचयिता कौन है? आंसर करिए प्रश्न 20 के लिए। बुद्धि रास के रचयिता कौन है? तो सीधा सीधा कुछ प्रश्न हम होते हैं, हम बताते हैं आपको, स्टार लगाया करिए, सीधा सीधा रट लेना है आपको इन प्रश्नों को। क्या बोलते हैं पब्लिक? रट लेना है। और रटना क्या है कि बुद्धि रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। यहाँ पर ना कोई आपको तर्क करना है, ना ही कोई वितर्क करना है, सीधा सीधा इसको माइंड में फीड करके रख लेना। बुद्धि रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। और इस प्रकार के प्रश्न ही आपको पेपर में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हम बेसिक से जब हर चीज लेकर चलते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें सीधा रटने की जरूरत होती है। कुछ लेखक ऐसे भी मिल जाते हैं क्योंकि जिनकी सिर्फ एक एक रचना है। अब जिनकी सिर्फ एक एक रचना है, कोई ज्यादा इतिहास देखने को नहीं मिलता है, या कुछ ऐसे भी लेखक शुरुआती रहे जो संस्कृत से संबंधित रहे हैं, उन्होंने एक आध रचना हिंदी में कर दी, तो हिंदी साहित्य में उनका इतिहास मिल जाता है। तो ऐसे लेखकों को सीधा सीधा आप उनकी एक रचना रट लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए। वहां पर आपको कोई बेसिक चीज नहीं बताई जा सकती, या उनका कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता। अब जैसे भारतेंदु जी हैं, इनका इतिहास हम जानते हैं कि भाई भारतेंदु युग से संबंधित हैं, और इनके नाम पर नामकरण हुआ है। काशी के विद्वानों ने 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी। तो इस प्रकार से इतिहास हमें भारतेंदु जी का मिल जाता है, प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, महादेवी वर्मा जी का, बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने साहित्य में लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लेखक हैं जैसे शालिभद्र सूरी, अब इनकी और कोई रचना हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, इसलिए सीधा सीधा नोट करके रट लेना है, माइंड में फीड कर लेना है, बस इतना ही बताएंगे। बस चलिए, प्रश्न पूछा गया है विशल देव रासो के रचयिता कौन है? सभी लोग आंसर करेंगे। विशल देव रासो के रचयिता कौन है? सभी लोग आंसर करके बताएं। प्रश्न नंबर 21 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्या ट्रिक बताई थी कि आपको रचनाएं याद रखनी है। जब भी बीसल देव रासो की याद रचना की बात हो, आपको एक शब्द याद रखना है बीन, और खुमान रासो में भी हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमें याद रखना है शब्द खुद। खुद और बीन हम याद रखेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बीन शब्द प्रयोग में आएगा क्योंकि बीसल देव रासो की चर्चा हो रही है। बी से बीसल देव रासो और ना से हो जाएंगे उसके लेखक नरपति नाल। क्लियर है दोस्तों? तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, हिंदी साहित्य की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो कुछ तो इस क्लास में स्पेशल होगा। तो इसलिए सभी लोग जो भी नए हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि पुरानी क्लासेस आप सभी लोग देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है आदिकाल के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जब आदिकाल की बात हो रही है तो आदिकाल के रचनाकार में किसका नाम आ जाएगा, जरा देखिए, जरा विकल्पों पर नजर डालिए। क्या किसी ने कोई आदिकाल की रचना लिखी है, क्या कोई रासो ग्रंथ लिखा है? तो यहाँ पर नरपति नाल की बात हो रही है और अभी हमने चर्चा की है नरपति नाल ने बीशल देव रासो लिखा है, यानी कि रासो ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और जितने भी रासो ग्रंथ हैं सभी हमारे आदिकाल या हम कहते हैं वीर गाथा काल से संबंधित हैं। तो आदिकाल के रचनाकार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल के हैं, केशव दास रीति काल से संबंधित हैं, नाभा दास हमारे भक्ति काल से संबंधित हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि आदिकाल के रचनाकार कौन है, नरपति नाल हो जाएंगे। और हम तभी पहुंच सकते हैं इनके आंसर तक अगर हमें ये पता है कि इन्होंने बीशल देव रासो की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। बीशल देव रासो आदिकाल का ग्रंथ है, तो आदिकाल के रचनाकार नरपति नाल हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया है, बताइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। इसको भी नोट करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पर किस चीज का पुट देखने को मिलता है। तो विद्यापति के पदों में किस चीज का पुट है, श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या फिर प्रशस्ति का? तो विद्यापति के पदों में हमें, विद्यापति किस क्षेत्र से संबंधित हैं, आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो जब विद्यापति की बात होती है तो विद्यापति ने भक्ति की रचनाएं लिखी हैं। इनके पदों में हमें भक्ति का पुट देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर भक्ति का पुट देखने को मिलता है विद्यापति के पदों में। तो इसको सीधा सीधा याद रख लीजिएगा। ये आपको एक प्रकार से कहें तो रट लेना है ये चीज कि विद्यापति के पदों में किस चीज का पुट है। वैसे ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, इस प्रकार का प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न में से आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा हो। तो विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पर भक्ति का पुट है, आपको नोट डाउन तो करके रख लेना है। चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि भाई अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर आपसे और डीप चीजें पूछना चाहता हो रचनाओं से संबंधित, रचनाओं में क्या रखा हुआ है, विद्यापति की रचनाओं में उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कहीं कहीं पर भक्ति का पुट विद्यापति की रचनाओं में देखने को मिलता है, नोट डाउन करके रख लेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का वीर गाथा काल। तो देखिए कल हमने सिद्ध सामंत काल पढ़ा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संकृत्यानंद जी ने। अभी हमने पढ़ा आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। आदिकाल के नामकरण से प्रश्न बन जाता है, भक्ति काल के नामकरण से बन जाता है और रीति काल के नामकरण से बन जाते हैं प्रश्न। तो सभी प्रकार के नामकरण हम आपको किसी भी एक क्लास में सारे के सारे एक साथ नोट डाउन करवा देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आंसर करिए, आदिकाल का वीर गाथा काल किसने नामकरण किया है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? बताइए किसमें है अमीर खुसरो की चर्चा? राउल बेल में, खालिक बारी में, पाहुण दोहा में या भविष्यत कहा में? बताइए। तो अमीर खुसरो की चर्चा पूछा गया किसमें है, बताइए। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका आंसर भी सीधा सीधा नोट कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है थोड़ा सा। तो इस पर IMP स्टार लगा लीजिएगा, खालिक बारी। बिल्कुल विकल्प भी हो जाएगा हमारा आंसर। अमीर खुसरो की चर्चा किसमें है? अमीर खुसरो की चर्चा खालिक बारी में है। ये आपको नोट करके रख लेना है सभी लोगों को। और ध्यान रखिएगा सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, बताइए। अब ये अच्छा प्रश्न है, बताइए हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो अगर हिंदी की प्रथम रचना की बात करें, दोहा कोश होगी, पृथ्वीराज रासो होगी, श्रावकाचार होगी या भरतेश्वर बाहुबली रासो। तो देखिए प्रथम रचना पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहली रचना कौन सी हुई। तो अभी तक जो हिंदी साहित्य चला आया है, अगर सबसे पहली रचना की बात करें तो वो हो जाएगी श्रावकाचार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। श्रावकाचार की रचना किसने की है? तो ये की है देवसेन ने। किसने की है भैया? किसने की है? देवसेन ने की है। तो देवसेन इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं और हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है श्रावकाचार को। अब आप लोगों के लिए आज होमवर्क का प्रश्न, कह सकते हैं आज आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी को। हिंदी का प्रथम नाटक बताना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है, हिंदी की प्रथम कहानी बतानी है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना बतानी है।
देखिए ध्यान रखिएगा, इतनी सारी चीजें पूछ रहे हैं आपसे। हिंदी की प्रथम गद्य रचना बताना है भैया, और हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत भी आपको बताना है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। जितने भी लोग जुड़ते हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये चीज लिख दीजिएगा क्लास के बाद। हिंदी की प्रथम गद्य रचना, प्रथम नाटक, प्रथम यात्रा वृतांत, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, सारी की सारी रचनाएं हिंदी साहित्य से संबंधित लिख दीजिए। और इनमें से ही कोई ना कोई पेपर में पूरे चांसेस है फंसा हुआ मिलेगा आपको। यूपी बोर्ड वाले स्पेशली ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कल हमने चर्चा की थी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बनता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, एक बनता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो दोनों ही चीजें हमें याद रखनी है भाई। और जब हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात हो रही तो हिंदी के प्रथम महाकवि की भी हम बात कर लेंगे। तो जब हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है तो इसके लेखक चंदबर दाई हिंदी के प्रथम महाकवि हो जाएंगे ना। चंदबर दाई इसके हिंदी के प्रथम महाकवि हो जाएंगे, चंद्रबर दाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, चंद्रबर दाई। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हमारा विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। और इसके लेखक हैं चंद्रबर दाई, जो कि हिंदी के प्रथम महाकवि कहलाते हैं। तो चंद्रबर दाई का नाम आपको याद रखना है भाई। चंद्रबर दाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा है, चंद्रबर दाई जी ने। चंद्रबर दाई का नाम आपको याद रखना है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। और एक प्रश्न और बन जाता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ना? ये बन जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो गया हमारा पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली क्या है कि खड़ी बोली भी हिंदी की ही भाषा के अंतर्गत आती रही, और खड़ी बोली का एक अलग ही थोड़ा सा इतिहास देखने को भी मिलता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। और किसने रचना की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो ये प्रश्न अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिख लीजिएगा इनको। और इनका जो डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन में बैठे रहेंगे और हो सकता है आप गलत कराएं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आंसर करके बताइए, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो ऐसी रचना देखिए जो आदिकाल की ग्रंथ के अंतर्गत आती हो। तो हमें सबसे पहले तो नजर यही डालें कि क्या कोई रासो ग्रंथ तो नहीं दिया है। और अगर कोई रासो ग्रंथ हमारे विकल्प में हमें मिल जाता है तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा ग्रंथ भाई आदिकाल का है? तो आदिकाल के ग्रंथ की बात करें तो आदिकाल का ग्रंथ हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प सी हो जाएगा। रासो ग्रंथ हमें मिला और हमने समझ लिया कि भाई यही है हमारे आदिकाल की रचना, पृथ्वीराज रासो। अभी हमने बताया चंद्रबर दाई ने इसको लिखा है, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये सभी बातें आपको पृथ्वीराज रासो के संबंध में याद रखनी है। और हम बात करें रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी, और ये हमारा भक्ति काल का ग्रंथ है। पद्मावत, इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये भी हमारा भक्ति काल का ग्रंथ है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, लेकिन ये क्या है भाई? कामायनी हमारा आधुनिक काल का ग्रंथ है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के छायावादी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो आंसर करिए कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो जहां पर भी बात हो कि कबीर के बारे में कोई कथन अगर आए आपके पेपर में, तो आप यदि विकल्प में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको कि कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आपको अगर कबीर कथन में देखने को मिलता है, किसी भी प्रश्न में कि हिंदी साहित्य में कबीर जी से संबंधित कोई अगर कथन मिलता है, तो अगर विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको दिखे तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ही टिक करना है। भले ही प्रश्न आपसे बन भी नहीं रहा हो तो भी चांसेस हैं कि वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।